नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते होंगे, भारत सरकार ने 2016 में राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट लाया और इस एक्ट के अंदर 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ आती हैं। इन 21 डिसेबिलिटी में से एक डिसेबिलिटी है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है। सामान्यतः जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात अगर गर्भावस्था में कोई समस्या है या प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई समस्या आ रही है या ड्यूरिंग डिलीवरी अगर कोई समस्या आती है तो न्यूरोलॉजिकल कारणों से सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। सेरेब्रल पाल्सी कई प्रकार की होती है। इस कंडीशन में कई तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी है क्या, किस तरह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है और जिन बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी होती है उनके क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से हम इसका इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सेरेब्रल पाल्सी क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही हम पढ़ कर देख सकते हैं, सेरेब्रल पाल्सी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सेरेब्रल और पाल्सी। सेरेब्रल का मतलब है ब्रेन से संबंधित और पाल्सी का मतलब है पैरालिसिस या इनेबिलिटी टू मूव। तो बेसिकली ब्रेन में डैमेज की वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है और ये एक मसल्स के कंट्रोल का डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन में, मूवमेंट में, पोजीशनिंग ऑफ बॉडी में समस्याएं आती हैं और ब्रेन का जो पार्ट जो बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है उस पार्ट में डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है। और सेरेब्रल पाल्सी होने की वजह से माइंड से जो सिग्नल मिलते हैं वो हमारी बॉडी उसको ओबे नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जिस भी बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी होती है उसमें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं सेरेब्रल पाल्सी की परिभाषा क्या है। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में आया और उसके हिसाब से सेरेब्रल पाल्सी इज a group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination caused by damage to one or more specific areas of brain, usually occurring before, during or shortly after birth. तो बहुत ही सामान्य भाषा में हम इसको समझ सकते हैं कि प्रसव के दौरान या प्रसव के जस्ट पहले या प्रसव के बाद किसी कारण से अगर ब्रेन के पार्ट में क्षति हो जाती है तो उससे सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। सेरेब्रल पाल्सी के सिम्टम्स क्या हैं? जिन बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी होती है तो उनमें बहुत स्टिफ मसल्स होती है या बड़े भी वो हो जाते हैं तो उनकी मसल्स जो हैं वो बहुत स्टिफ होती हैं, स्पैस्टिसिटी बहुत होती है, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन होता है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स या ट्रेमर आते हैं, बार बार शरीर हिलता रहता है, डिले इन फाइन मोटर एंड ग्रोस मोटर स्किल्स, जो सूक्ष्म हम हाथ से अगर कोई चीज़ पकड़ना चाहते हैं तो उसको जहां हम उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो काम नहीं कर पाते हैं, या चलने फिरने से संबंधित जो एक्टिविटी होती हैं वो ये बच्चे या जिन व्यक्तियों को ये होता है वो इसको नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ वॉकिंग में समस्या होती है और वो सीधे नहीं चल पाते हैं। उनका जो गेट होता है, जो चलन जो है वो उनका सीधा ना होकर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। बॉडी का जो पोस्चर है वो गलत होता है, बिल्कुल सही जैसे सीधे होकर बैठ सकते हैं वो बैठने में उनको समस्या आती है। ब्रीदिंग में समस्या हो सकती है और बहुत ज़्यादा लार टपक सकती है क्योंकि इनका कंट्रोल मसल्स पर नहीं होता है। डिफिकल्टी इन ग्रॉस मोटर स्किल्स, वॉकिंग, रनिंग, इसमें बहुत समस्या हो सकती है। नहीं चलने में भी दिक्कत हो सकती है कुछ बच्चों को, कुछ में थोड़ा चल सकते हैं। इसके साथ साथ फाइन मोटर स्किल्स, लिखने में, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने में ये बहुत समस्या इनको आती है और किसी बात को कई बार समझने में समस्या आ सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को ये समस्याएं आए। इसके साथ साथ क्योंकि मोटर कंट्रोल नहीं होता है उसकी वजह से टॉयलेट जाने में डिफिकल्टी हो सकती है, फीडिंग में डिफिकल्टी हो सकती है,
कॉम्बिंग कंघी करने में डिफिकल्टी हो सकती है, या इसके अलावा सेल्फ ग्रूमिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें करने में समस्या आ सकती है, क्योंकि इनका ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर एक्टिविटीज़ जो है ये नहीं कर पाते हैं। विजन में भी समस्या हो सकती है, देखने में समस्या आ सकती है, और सुनने और बोलने में भी समस्या हो सकती है। और ये जो सिम्टम्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों में सेरेब्रल पाल्सी है सब में ये सारे सिम्टम्स हों, या कुछ में कुछ सिम्टम्स हों। तो एक कॉम्बिनेशन इन सिम्टम्स का हो सकता है। और सेरेब्रल पाल्सी को हम कई तरह से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर हम देखें कि सीवियरिटी ऑफ डिग्री जो है हमारी, जो इसकी इनकी जो कितनी ज़्यादा मात्रा में से सेरेब्रल पाल्सी है, उसके हिसाब से अगर देखें तो दो तरह की सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। माइल्ड है, और माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी में मोटर और पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती है, लेकिन डिसेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम होती है। और ये जो बच्चे हैं ये प्रॉपर इंटरवेंशन इनको दिया जाए, थेरेपी दी जाए, तो ये पढ़ाई में स्कूल जा सकते हैं और वो सारा काम अपने आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। लेकिन मॉडरेट सेरेब्रल पाल्सी जिन बच्चों में होती है उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और उनको अडेप्टेड डिवाइसेस की मदद की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कई बार व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, और वो सारी जो चीज़ें हैं जो अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसके लिए उन्हें कुछ उपकरणों की सहायता लेनी होती है, तभी वो इन कामों को, अपने रोज़मर्रा के कामों को कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि सेरेब्रल पाल्सी को लिम्ब इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से, कि हमारे हाथ या पैर कितने इन्वॉल्व हैं उसमें, कौन से कहाँ इफ़ेक्ट हुआ है सेरेब्रल पाल्सी का, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक है मोनोप्लेजिया। और इस कंडीशन में एक बॉडी का कोई भी हिस्सा जो है वो इफ़ेक्ट होता है, ज़्यादातर हाथ इफ़ेक्ट होता है, लेकिन कई केस में हाथ के बजाय पैर भी इफ़ेक्ट हो सकता है। दूसरा है हेमीप्लीजिया, और इस कंडीशन में बॉडी का एक साइड जो है इफ़ेक्ट होता है, और आधा हिस्सा जो है उस पर इफ़ेक्ट होगा, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है हाथ में होता है पैर के बजाय। एक इसका टाइप है पैराप्लेजिया, और पैराप्लेजिया में नीचे के दोनों जो पैर जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। इसके बाद है डायप्लेजिया। डायप्लेजिया में चारों जो हिस्से हैं, हाथ और पैर, हाथ भी और पैर भी, वो सभी प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सेरेब्रल पाल्सी जो है ये हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी अकॉर्डिंग टू मूवमेंट डिसऑर्डर, चलने फिरने में, मूवमेंट में जब समस्या आती है तो उस हिसाब से अगर सेरेब्रल पाल्सी को देखा जाए तो ये 3 तरह की होती हैं। स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी, ये सबसे सामान्य तौर पर सबसे कॉमन जो है ये स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी होती है, और इसमें मसल्स जो हैं बहुत टाइट होती हैं, बहुत स्टिफ होती हैं, और जिसकी वजह से मूवमेंट, जिन लोगों में भी ये सेरेब्रल पाल्सी होती है उनका मूवमेंट बहुत लिमिटेड हो जाता है, और पूरी बॉडी, सामान्यतः पूरी बॉडी में इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ सीवियर केसेस में पूरी बॉडी में भी इफेक्ट होता है। इसके साथ साथ दूसरा तरह की जो सेरेब्रल पाल्सी है वो है कोरियोएथेटॉइड सेरेब्रल पाल्सी। ये जो है सेरिबेलम में, हमारे जो ब्रेन का जो हिस्सा है सेरिबेलम, उसमें जब डैमेज होता है उसकी वजह से ये सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। और सेरिबेलम जो है हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन में, बॉडी के को जो वहाँ से फाइन ट्यूनिंग वाले जो मूवमेंट होते हैं, बैलेंस रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उसको कंट्रोल करता है। तो क्योंकि वहाँ डैमेज होता है तो इसकी वजह से कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन में समस्या आती है। बॉडी को जो मैसेज हमारे ब्रेन से मिल रहा है उस मैसेज को के ऊपर बॉडी काम नहीं करती है, तो इस वजह से इनवॉलेंटरी मूवमेंट और वो समस्याएं इन लोगों में आती हैं। इसके साथ जो तीसरा तरह की स्पैस्टिसिटी या सेरेब्रल पाल्सी जो है वो है मिक्स्ड टाइप सेरेब्रल पाल्सी।
मूवमेंट डिसऑर्डर के हिसाब से। तो मिक्स टाइप में वेरियस एरियाज ऑफ ब्रेन जो है वो इफेक्ट होते हैं, और जिसकी वजह से मसल टोन और वॉलंटरी मूवमेंट दोनों ही अफेक्ट होते हैं। और इसमें समस्याएं जो है बच्चे की धीरे धीरे, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे और बढ़ने लगते हैं। तो हो सकता है कि ट्रेमर्स भी बहुत आ रहे हो, चलने में भी समस्या आ रही हो, हैंड और बॉडी के कोऑर्डिनेशन में समस्या आ रही हो। तो इसमें दोनों ही तरह की समस्याएं बॉडी में होती है, और जिसकी वजह से इन्हें अपने रोजमर्रा के कार्यों को करने में भी समस्या होती है। इसके लिए इनको अपने रोज के काम करने के लिए असिस्टिव डिवाइसेस की मदद लेनी पड़ती है, या किसी एक साथ साथ किसी असिस्टेंट की या कोई केयर गिवर की भी सहायता की ज़रूरत होती है। तो ये सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार हैं, और एक्चुअली डिपेंड करता है कि बॉडी का कौन सा हिस्सा, अपर लिम्ब ज़्यादातर प्रभावित होता है, लेकिन कितना प्रभाव बॉडी पर पड़ा है उसके हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि शरीर के ऊपरी हिस्से में ज़्यादा प्रभाव हो, या ये भी हो सकता है कि शरीर के सभी हिस्सों में थोड़ा थोड़ा प्रभाव इसका हो। तो सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रेन का हमारा कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ है, और उसके अनुसार ही हमारे शरीर पर इसका असर पड़ता है। अब हमारे पास जो भी सेरेब्रल पाल्सी वाले स्टूडेंट अगर हमारे पास एज ए यूनिवर्सिटी आते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि इनको हम किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करें, और ये सपोर्ट ज़्यादातर होती है इनके मूवमेंट्स से रिलेटेड। ये जिस भी स्टडी सेंटर में आ रहे हैं या जिस भी रीजनल सेंटर में आ रहे हैं, वहाँ एक्सेसिबल होना ज़रूरी है, और इन स्टूडेंट्स को हमें मदद देने की ज़रूरत होती है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लिखने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, या जो फाइन मोटर एक्टिविटी है वो नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते हैं। तो इनको हो सकता है एक राइटर की भी ज़रूरत हो। तो उस वक्त हमें जो भी हमारे यूनिवर्सिटी में या जिस भी रीजनल सेंटर में ये स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वहाँ हमें ये सहायता देने की ज़रूरत होती है। अब जानते हैं कि कॉजेज़ क्या है, सेरेब्रल पाल्सी किस कारण से होती है। तो इन्फेक्शन, मदर में प्रेगनेंसी के दौरान अगर इन्फेक्शन हो तो उस वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हो सकती है, टॉक्सेमिया की वजह से हो सकती है, मैटरनल न्यूट्रिशन अगर पुअर होता है उसकी वजह से हो सकती है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से भी हो सकती है, और इनटेक ऑफ अल्कोहल की वजह से, स्मोकिंग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाएं तो उस वजह से भी हो सकती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकती है, और बर्थ प्रोसेस के दौरान अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो कई बार कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं, बर्थ होने में समस्या हो रही है तो ऑक्सीजन का जो इनटेक है, जो ऑक्सीजन का बहाव जो है वो अगर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है किसी कारण से, तो उस वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन में इंजरी अगर हो जाए बर्थ के दौरान, उससे सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। प्रीमेच्योर बर्थ होने पर सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। लो बर्थ वेट होगा तभी भी इसका होने का चांसेस है। ब्रेन और स्पाइन में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, इसकी वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकती है, एंड हेड इंजरी अगर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से हेड इंजरी हो जाए, तो उसकी वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। तो ये तो रहे कारण कि कारण क्या है सेरेब्रल पाल्सी के। और सेरेब्रल पाल्सी के जो कारणों को अगर हमने देखा कि इन कारणों से हो सकती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान माता को अच्छा न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ ये ज़रूरत होती है कि उनको टीके समय पर लगवाए जाएं, कोई इंजरी ना हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और इसके अलावा हम उनका जब बेबी बर्थ होता है तो उस दौरान भी ये कहा जाता है कि सेफ डिलीवरी के लिए उनको ले जाया जाए, ताकि इस स्थिति से बचा जा सके।
और अब हम जानते हैं कि हम किस तरह से सेरेब्रल पाल्सी का इवेल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, इसका असेसमेंट किस आधार पे किया जाता है। क्योंकि जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी होती है उनका जब हम एक असेसमेंट किया जाता है सरकार के द्वारा, और उस असेसमेंट के आधार पर ही ये बताया जाता है कि उनको कितनी परसेंट सेरेब्रल पाल्सी है, और उस परसेंटेज के आधार पर ही ये भारत सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। तो एक ग्राउंड रूल है कि भारत सरकार की अगर किसी भी सुविधा का फायदा उठाना है जो सेरेब्रल पाल्सी या डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, तो उसके लिए 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होगी, तभी वो एलिजिबल होंगे किसी भी प्रकार की रियायत, कंसेशन या कोई भी स्कीम का लाभ उठाने के लिए। आप जानते हैं कि हम किस तरह से इनका असेसमेंट कर सकते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी का असेसमेंट करने के 2 तरीके हैं। एक है द ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम ब्रीफ में GMFCS कहते हैं, और ये सेरेब्रल पाल्सी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स का असेस करने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें देखा जाता है कि उनका बैठने में, उनको कहीं चलने में किस तरह की समस्याएं आती हैं, और 5 आधार है जिसके आधार पर उनका 5 तरह की कैटेगरीज में इसको बांटा गया है, उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और उसी के बेस पर ये अपनी लाइफ को आगे चला सकते हैं। तो पहला है लेवल 1। लेवल 1 में लेस देन 40% डिसेबिलिटी आती है, और लेवल 1 जिनमें है सेरेब्रल पाल्सी, वो वॉक कर सकते हैं, अंदर बाहर भी वॉक कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, और बिना हैंड रेल पकड़े भी सीढ़ियाँ ये चढ़ सकते हैं, और दौड़ना, जंप करना ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और थोड़ी स्पीड इनकी कम होती है, बैलेंस कम होता है, कोऑर्डिनेशन कम होता है, लेकिन ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जिन बच्चों में, जिन लोगों में इस तरह की कंडीशन होती है, उनको लेस देन 40% डिसेबिलिटी सेरेब्रल पाल्सी होती है, और ये लेवल 1 में आता है। अब देखते हैं लेवल 2। लेवल 2 में 40 to 50% सेरेब्रल पाल्सी होती है, और वो स्टेयर्स चढ़ सकते हैं लेकिन रेलिंग को पकड़कर। इसके साथ उनको अनइवन सरफेस पे चलने में दिक्कत होती है, कि चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत होती है, और भीड़ में चलने में भी दिक्कत होती है, और मिनिमम एबिलिटी होती है रन या जंप करने की, बहुत थोड़ा सा रन कर पाते हैं क्योंकि इनको थोड़ी सहायता की जरूरत होती है। तीसरा लेवल है जिसमें 51 से 60% डिसेबिलिटी मानी जाती है, और इनको वॉक करने के लिए असिस्टिव मोबिलिटी डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, और चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। और असिस्टिव मोबिलिटी डिवाइस में एक व्हीलचेयर हो सकती है, वॉकर की सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है इनको, और क्रचेस के माध्यम से चल सकते हैं, और रेलिंग का इस्तेमाल करके ये सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, और मैनुअल व्हीलचेयर को चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे दूरी पर जाने के लिए या अनइवन सतहों पर जाने के लिए इनको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं लेवल 4। लेवल 4 में 61 से 79% डिसेबिलिटी आती है, सेरेब्रल पाल्सी आती है, और जिन लोगों में ये होती है उनको वॉकिंग एबिलिटी जो है उनकी सीवियरली लिमिटेड होती है, और इवन असिस्टिव डिवाइसेस के माध्यम से भी ये बहुत ही मुश्किल से चल पाते हैं, और व्हीलचेयर यूज़ करते हैं ज़्यादातर टाइम, और कभी कभी अपनी व्हीलचेयर को खुद चला सकते हैं, लेकिन उनको सहायता की ज़रूरत होती है, और असिस्टेंट के बिना इनको काम करने में या चलने में, फिरने में समस्या आती है। इसके बाद इसका लेवल 5 जो है क्लासिफिकेशन में, वो है 80% और मोर। इनको फिजिकल इम्पेयरमेंट की वजह से इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ मूवमेंट होता है, ये जो मूवमेंट है उसको ये अपने आप से चाहकर भी इसको रोक नहीं पाते हैं। इसके अलावा हेड और नेक की पोजीशन जो है
वो उसको भी संभाल नहीं पाते। इनका हेड और नेक जनरली नीचे को झुका रहता है और ज़्यादातर मोटर फंक्शंस जो है, चलने फिरने से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं, वो इनकी प्रभावित होती हैं। अपने आप बैठ भी नहीं सकते हैं, ये खड़े भी नहीं हो सकते हैं और इवन अडेप्टिव इक्विपमेंट के माध्यम से भी, उनकी मदद से भी इनको बैठने में या खड़े होने में समस्या होती है और इंडिपेंडेंटली चल भी नहीं सकते। लेकिन इनको जो है अगर मोबिलिटी वाली कोई इस तरह की व्हील चेयर्स हैं जो कि बैटरी ऑपरेटेड हैं, उनको ये अपने आप चला सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे डिस्टेंस तक नहीं चला सकते। अब देखते हैं मैनुअल एबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। सेरेब्रल पाल्सी का मैनुअल एबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, ये बताता है कि कैसे बच्चे जो हैं अपने हाथों को यूज करके चीज़ों को डेली लाइफ में किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और इसके भी 5 तरह के लेवल होते हैं और ये सामान्यतः 4 से लेके 18 वर्ष की आयु के बच्चों के ऊपर इसको यूज किया जाता है और ये फंक्शनल लिमिटेशंस जो हैं बच्चों में जो पाई जाती हैं, उसका डायग्नोसिस इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि ये इसके लेवल क्या है। लेवल 1 जिनमें होगा बच्चों में, वो ऑब्जेक्ट्स को आराम से और सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं, उठा सकते हैं, यूज कर सकते हैं और इसमें इम्पेयरमेंट जो है, डिसेबिलिटी जो है, वो 20% मानी जाती है। लेवल 2 जिनमें होगा, वो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स को उठा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी जो है और उनकी जो स्पीड है उस काम को करने की, वो थोड़ी कम होती है और इनमें जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है वो 30% होती है। लेवल 3 की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट्स को मुश्किल से ये उठा पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं और एक्टिविटी को करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए इनको सहायता की ज़रूरत होती है और इनमें जो डिसेबिलिटी है वो 40% होती है। लेवल 4 की अगर हम बात करें तो लिमिटेड चीज़ों को ही ये कर पाते हैं और अडेप्टेड सिचुएशंस में कर पाते हैं। इनको अदरवाइज इनको हमेशा सहायता की ज़रूरत होती है और ये 55% डिसेबिलिटी इनके अंदर होती है। लेवल 5 की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट्स को अपने आप से हैंडल नहीं कर पाते हैं और उनकी एबिलिटी जो है, किसी सिंपल काम को करने की भी जो एबिलिटी है, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है, बहुत ही गहन रूप से प्रभावित होती है और ये 70% डिसेबिलिटी इनके अंदर होती है। तो 70% डिसेबिलिटी होती है तो ये बहुत सीवियर डिसेबिलिटी के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं कि जब इस तरह की समस्याएं बच्चों के अंदर आती हैं, सेरेब्रल पाल्सी का हमने देखा कि किस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। 2 क्लासिफिकेशंस की हमने बात की। हमने ये बात की कि सेरेब्रल पाल्सी को किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या कारण है। अब हमें देखना है कि ये जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी होती है, अगर वो स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में आते हैं, क्योंकि हम यहाँ हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनको हम एप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड करें। और वो एप्रोप्रिएट सपोर्ट क्या है? एप्रोप्रिएट सपोर्ट से मतलब हमारा ये है कि जितनी मदद की उनको ज़रूरत है उतनी मदद उनको दी जाए। अगर ये बच्चे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बेस कोई उन्होंने सब्जेक्ट लिया है और वहाँ इनको प्रैक्टिकल में मदद करने की ज़रूरत है, तो हमें ये नहीं करना है कि इनका प्रैक्टिकल टीचर ने करके दे दिया। इनके प्रैक्टिकल को करने के लिए इन्हें सहायता की ज़रूरत है, तो वो सहायता दी जाए। इनको मोबिलिटी में अगर कोई दिक्कत है तो इनको ऐसे स्थान पर बैठाया जाए जहां ये अपनी व्हीलचेयर के साथ बैठ सकते हैं और व्हीलचेयर के साथ साथ इनको जब कहीं मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है, इनके रास्ते में, ये किसी ऐसी जगह पे इनको ना बैठाया जाए कि आने जाने में इनको दिक्कत हो रही है, व्हीलचेयर आसानी से जा सकती है, फिसलन ना हो। हमें फिर स्टडी सेंटर पे हमें ये भी देखना होगा कि जो मटेरियल जो हमारा अगर ब्लैक बोर्ड यूज़ किया
किया जा रहा है, तो वहाँ ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जो चीज़ें इनको पढ़ाई जा रही है तो क्या वो इसको देख पा रहे हैं वहाँ से बैठकर। इसके साथ साथ पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो इनकी ठीक है कि नहीं है। इसके साथ साथ वॉशरूम यूज़ करने की जो समस्या है वो इनको नहीं होनी चाहिए। वॉशरूम जो है वो एक्सेसिबल होने चाहिए। और अगर इनका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है तो प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड जो भी सहायता हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं वो दी जा सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि ये स्टूडेंट अगर हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर पर नहीं आ सकते हैं तो अगर पॉसिबल है तो इनको ऑनलाइन सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाए। और कई बार होता है, हमें लगता है स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में बार बार हमारे सेंटर पर आ सकते हैं और जो कि उन्हें आना भी चाहिए, लेकिन जब हमारे इस तरह के बच्चे होते हैं तो हमें ये भी देखना है कि उनका जो क्लासरूम है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे हो, प्रॉपर रैंप्स वहाँ उपलब्ध होने चाहिए, लाइब्रेरी फैसिलिटी जो है वहाँ उनको जाने में कोई असुविधा ना हो। तो कुल मिलाकर हमें ये देखना है कि एजुकेशनल इंटरवेंशन जब हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन बच्चों की एबिलिटीज़ को देखते हुए, इनकी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है सेरेब्रल पाल्सी, इनको चलने से संबंधित समस्या हो सकती है, लिखने में समस्या हो सकती है, तो उस तरह की अप्रोप्रिएट सपोर्ट इनको प्रोवाइड की जाए। और इस सपोर्ट के साथ ये अपनी पढ़ाई को भी पूरी तरह से अच्छे तरीके से कर पाते हैं और दे कैन गेट व्हाट दे वांट एंड दे कैन बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और इनको मेन स्ट्रीम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये अप्रोप्रिएट सपोर्ट एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम इन्हें प्रोवाइड करें। इन सभी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू।